नमस्कार दोस्तों, कौटिल्या बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इधर हम सभी लोगों ने अभी इधर एनसीईआरटी शुरू किया है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी में हम पढ़ना शुरू किए हैं अभी विज्ञान का पोर्शन। ठीक है, यानी कि विज्ञान विषय के बारे में, जो विज्ञान विषय क्लास 6 यानी कक्षा 6 का। ठीक है, कक्षा 6 से पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, जिसमें हमने चैप्टर 1 यानी कि पहला चैप्टर पढ़ लिया है, जो था भोजन। कि जो भोजन है ये क्या होता है और भोजन कहाँ से आता है। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि अगला चैप्टर दिया गया है भोजन के घटक। जो भोजन है, भोजन के घटक ये क्या है और भोजन के घटक क्या होते हैं। ठीक है, भोजन के घटक। तो आगे चलिए इसमें हम पढ़ते हैं कि भोजन के घटक क्या होते हैं। जैसा कि हमने अध्याय फर्स्ट में पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाए थी जिन्हें हम क्या करते हैं, खाते हैं, यानी कि अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बात किया था और इन्हें मानचित्र पर भी अंकित किया था। ये सब हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं कि एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैगन का भरता भी हो सकता है और दूसरे में चावल, सांभर और भिंडी भी हो सकती है। या फिर अन्य भोजन में अप्पम, मछली और सब्जियां भी हो सकती हैं। यानी कि कुछ भी भोजन में हो सकता है। जैसा कि हमने भोजन के बारे में बात भी किया था कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये हमें जीव जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं और पेड़ पौधों से भी प्राप्त होते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो खाद्य पदार्थ हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें पेड़ पौधों से मिले, सिर्फ हम वही खाएं, या फिर सिर्फ जो जीव जंतुओं से प्राप्त होता है वही लें। अलग अलग देशों में, ठीक है, अलग अलग तरीके के भोजन ग्रहण करते हैं। या फिर जो हमारा भारत देश है, भारत देश के भी अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के भोजन भी ग्रहण करते हैं लोग, और अलग अलग व्यंजन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, क्रियाकलाप 19 में दिया गया है कि आमतौर पर हमारे आहार में बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई भी व्यंजन और सब्जी हो सकती है, जिसमें दही, मट्ठा और अचार भी शामिल होता है। ठीक है, देखिए ये तो नहीं कि हम अन्न से ही अन्न को खाते हैं। जैसे अन्न है तो अन्न के साथ में, यानी कि अनाज के साथ में हमें कुछ दाल, सब्जी वगैरह कुछ साथ में चाहिए ही खाने के लिए। ठीक है, यानी कि क्या होता है, अगर हमारे आहार में कोई अन्न से बना हुआ पदार्थ है तो दूसरा खाद्य पदार्थ कुछ दाल, सब्जी, मांस, मछली, अंडा या फिर दूध, दही, मक्खन, ये कुछ हो सकता है। केवल हम अन्न से अन्न को यानी अनाज से अनाज को नहीं खाते और ना ही दाल से सब्जी को खाएंगे। ठीक है, अनाज से हम अन्य दूसरे खाद्य पदार्थों को खाते हैं। देखिए यहाँ पर है कि इसमें दही, मट्ठा और अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अभी हम नीचे सारणी में देखेंगे। इसमें आगे क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में भी दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन भी जोड़िए जो कि आप अपने मन से कुछ भी जोड़ सकते हैं, जो इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा आपको करना है। आगे इसमें है कि कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को हम नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो हमारे पास में हो या जो रास्ते में हमें उपलब्ध हो या मिल जाए। हम में से कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय हम खा सकें। ठीक है, देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम चाह रहे हो हमें वही मिल पाए। ठीक है, हमें जहाँ भी हम होते हैं उस अनुसार हमें जो भी उपलब्ध होता है वो हम खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। जैसे कि अगर हम कहीं पर भ्रमण के लिए गए हों या घर से बाहर कहीं लंबे सफ़र पर गए हों तो क्या होगा, जो भी हम अपने साथ में लेकर जाते हैं वही हम खा लेते हैं, या फिर जो भी हमें रास्ते में मिलता है वही चीज़ें हम खा लेते हैं, क्योंकि भूख तो लगी होती है। और क्या होता है कि जो भूख है, भूख तो इंसानों से बर्दाश्त भी नहीं होता है, इंसान हो या कोई भी लिविंग थिंग हो। ठीक है, भूख प्यास
किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। उनको भूख लगती है तो कुछ खाने के लिए ज़रूर चाहिए, प्यास लगती है तो पानी भी चाहिए पीने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर चाहिए ही चाहिए। तो जो भी पास में उपलब्ध होता है वो अपने खाद्य पदार्थ के रूप में हम लोग शामिल करके और उसको खा लेते हैं, जिससे हमारी भूख और प्यास मिट सके। आगे इसमें है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ये जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं उसमें क्या होता है, ठीक है। देखिए इधर नीचे साड़ी भी बना हुआ है, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के कुछ यहाँ पर सामान्य भोजन दिए गए। जैसे कि पंजाब है, पंजाब में जो अन्न है, अनाज जो खाया जाता है वो है क्या, मक्के की रोटी। और जो दाल वगैरह खाया जाता है वो है राजमा का दाल, बहुत ही फेमस है वहाँ पर। सब्जियों में है सरसों का साग, और अन्य व्यंजन में दही घी, ये आता है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश, ठीक है, जो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है, वहाँ पर क्या होता है, अनाज में चावल बहुत ही फेमस है, ठीक है, वहाँ पर चावल खाया जाता है। और दाल में अरहर की दाल और रसम, ठीक है, ये चारों, रसम भी एक खाद्य पदार्थ ही है। और सब्जी में है कुंदरू, लगभग में सभी ने नाम सुना भी होगा कुंदरू का, ये सब्जी में प्रयोग होता है। अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी, अचार, ये भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, अलग अलग राज्यों में या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का भोज्य पदार्थ आपको देखने को और खाने को मिलेगा, ठीक। आगे इसमें देखते हैं ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है, यही हमें पढ़ना है। तो इसमें है, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन ये एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से मिलकर के बना होता है, जो हमें पादपों या फिर जंतुओं से मिलता है। ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, ठीक। तो इसमें देखिए, इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या क्या होते हैं, मैंने बताया भी था कि संघटक क्या होते हैं, ठीक है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक भी होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। देखिए, जो कच्ची सामग्री होते हैं उनमें उन कच्ची सामग्री के कुछ संघटक होते हैं, और इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ बहुत ही आवश्यक घटक होते हैं। ये जो आवश्यक घटक होते हैं, जो हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इन घटकों को हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। और ऐसे तत्व, ठीक है, जो हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उन तत्वों को हम बोलते हैं पोषक तत्व, ठीक है। जैसे कि है हमारे भोजन में मुख्य पोषक या पोषक तत्व हम इसे बोलते हैं, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ठीक है। ये हमारे भोजन में मुख्य रूप से शामिल होते हैं और इनको हमें अपने भोजन में शामिल भी करना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को भी आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए, हम जो भोजन करते हैं, भोजन में अगर हम सिर्फ एक ही चीज़ खाते रहेंगे कि हमें केवल अन्न ही, दाल चावल ही खाना है, सिर्फ दाल चावल ही खाना है, तो इससे हमारे शरीर पर बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें हमेशा अपने भोजन को बदल करके ही खाना चाहिए। आज हम कुछ अन्य पदार्थ खा रहे हैं तो कल को मुझे कोई अन्य पदार्थ भी भोजन में शामिल करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारे शरीर को पूरे पोषक तत्व मिल जाते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट कुछ पदार्थ में मिलते हैं, तो कुछ में क्या होता है, वसा मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ में क्या होता है, विटामिन, कुछ में खनिज लवण, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम खाते हैं तो उससे हमारे शरीर को बहुत ही फ़ायदा भी मिलता है, ठीक। आगे फिर इसमें क्या आता है कि क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक उपलब्ध होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इनका हम परीक्षण भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि क्या कोई एक ऐसा खाद्य पदार्थ भी है जिसमें सारे पोषक तत्व उपलब्ध हों, या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ हो कि जिनमें एक से अधिक भी पोषक तत्व उपलब्ध हों, ठीक है। तो हाँ, ऐसा होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन भी मिलेंगे। कुछ ऐसा पदार्थ होता है जिनमें केवल आपको वसा ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अन्य पदार्थ भी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयनों
परीक्षण को करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलयन की भी ज़रूरत होगी। इनमें हम कुछ परख नली को भी लेंगे और एक ड्रॉपर, जिससे हम बूंद बूंद कोई चीज़ जो है जिसको हम ड्रॉप भी कर सकें। ड्रॉप का मतलब होता है कि बूंद बूंद वो हम गिरा सकें। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर हम कर सकते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षण यानी कि जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं उसको हम क्या करेंगे, अपने तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ भी दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इतने ढेर सारे खाद्य पदार्थ खाते हैं तो इनमें मैंने क्या बताया कि आप टेस्ट भी कर सकते हैं और टेस्ट करने के बाद में जो भी निष्कर्ष निकलता है, जो भी परीक्षण प्राप्त होते हैं उसको हम क्या करेंगे, अपनी डायरी में नोट कर लेंगे। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का भी प्रयास कभी मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही नुकसानदेह भी होते हैं। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से भी उन्हें तैयार करा सकते हैं। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो चीज़ आपके पास में तुरंत उपलब्ध नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं, आप तब भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी एक अलग ही तरीका होता है। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखते हैं कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये हमारे भोजन में सम्मिलित होते हैं, हमारे भोजन में होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं, कई प्रकार का होता है। जो कि हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये मंड और शर्करा यानी कि स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से भी हम परीक्षण कर सकते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च मौजूद है तो भी हम बहुत ही आसानी से उसका परीक्षण कर सकते हैं। नीचे दिया भी गया है कि मंड के लिए हम क्या परीक्षण कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें परीक्षण के लिए क्या करना है, जो हमें खाद्य पदार्थ जिस पर हम करना चाहते हैं पहले हम वो लेंगे। ठीक है, खाद्य पदार्थ या तो पका हुआ या फिर कच्ची सामग्री हम कुछ भी ले सकते हैं। अल्प मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में लेना है। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद ही सिर्फ हमें डालना है, ड्रॉपर से हम डाल देंगे। और खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को भी देखेंगे। क्या यह नीला या काला हो गया है? ये नीला या काला रंग किसके कारण होता है? मंड के कारण होता है। अगर उसमें स्टार्च उपस्थित होगा तो जो खाद्य पदार्थ रहेगा, ठीक है, वो काला और नीला हो जाएगा। काला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है। अगर काला रंग या फिर नीला रंग हो गया उसका तो इसका मतलब कि इसमें स्टार्च मौजूद है। और स्टार्च का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स उस खाद्य पदार्थ में उपस्थित है, मौजूद है। ठीक, फिर हम नीचे देखते हैं। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच करिए कि किसमें मंड है यानी कि किसमें स्टार्च है। अपने परीक्षण को आप खुद लिखिए भी। अब आगे आता है प्रोटीन के लिए परीक्षण, यानी कि प्रोटीन कौन कौन से खाद्य पदार्थ में उपस्थित हैं, इसके लिए भी हम परीक्षण कर सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी हमें मात्रा लेनी है। ठीक है, चाहे कोई भी खाद्य पदार्थ हो, ठीक है, जिसके बारे में हमें टेस्ट करना है, जिस पर हमें टेस्ट करना है, जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है। यदि वह ठोस है तो पहले उसका हमें पेस्ट या फिर चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। क्या करना है, हमें जिस भी खाद्य पदार्थ का टेस्ट करना है वो अगर ठोस में है तो उसको हम क्या करेंगे, या तो पेस्ट के रूप में बना लेंगे या फिर चूर्ण के रूप में बना लेंगे। ठीक है, यानी कि चूर्ण टाइप में बना लेंगे। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को क्या करेंगे, पीस करके या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल देंगे। उसको मसल करके खूब बढ़िया से चूर्ण बना लेंगे, या और क्या करेंगे, उसे हम परख नली में डाल देंगे और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। 10 बूंद, ज़्यादा नहीं, केवल 10 बूंद
जल डालना है और फिर उसे हमें खूब अच्छे से हिलाना है ताकि वो आपस में जो जल है वो उसमें मिल जाए। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन उसमें डाल दीजिए और डाल करके क्या करना है, अच्छी तरह हिला करके उसे रख दीजिए। ठीक है, हिला करके कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। उसके बाद में आप क्या देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे कि क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है, यानी कि जो उस परख नली में पदार्थ था वो किस कलर का हो गया, बैंगनी रंग का हो गया है क्या। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अगर वो बैंगनी रंग का हो गया है तो इसका मतलब कि उसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, अब आप ऐसे ही दूसरे खाद्य पदार्थ पर भी परीक्षण कर सकते हैं। ठीक, आगे आता है वसा के लिए परीक्षण। ठीक है, कि कौन से खाद्य पदार्थ में वसा पाया जाता है, हम उस पर भी टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेनी है। ठीक है, इसे कागज के टुकड़े में क्या करना है, लपेट करके कूटना है, यानी कि कूटने का मतलब कि ये भी चूर्ण बन जाए। ठीक, आगे क्या है कि ध्यान ये रखना है कि कागज फट ना जाए। ठीक है, अब कागज को सीधा करके और ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। ठीक है, उस कागज में उस खाद्य पदार्थ को लेकर के क्या करना है, कूटना है, फिर उसको देखना है, कागज को निकाले कि क्या इसमें तेल के धब्बे कहीं दिख रहे हैं हमें। अगर वैसे नहीं दिख रहे हैं तो कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको अब इस धब्बे से होकर के आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर वैसे नहीं दिख रहा है तो आप उसे प्रकाश के पास में ले जा करके देखिए आर पार कि इसमें जो प्रकाश आ रहा है वो धुंधला आर पार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक, कागज पर तेल का धब्बा अगर दिख रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब कि उसमें वसा की मात्रा है, यानी कि उसमें उस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। और अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब उसमें वसा की मात्रा नहीं है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी तेल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे से रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वो सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर कोई तेल का धब्बा ना रहे तो ये पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वो वसा उपस्थित नहीं है। जब तक उस कागज में धब्बा लगा रहेगा, आपको ये लगेगा कि हाँ इसमें दाग धब्बे दिख रहे हैं, तब तक तो उसमें वसा है। और अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वसा पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, इसमें वसा नहीं है, यानी कि 1% भी ऑयल इसमें नहीं है। ठीक, ये परीक्षण हमें क्या दर्शाते हैं, ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व भी उपस्थित हो सकते हैं, होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो। ठीक है, क्या कभी आपने सोचा कि वसा, प्रोटीन और मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं जिनका सिर्फ हमने परीक्षण किया है। ठीक है, या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, या कोई ऐसा भी खाद्य पदार्थ है जिनमें कोई पोषक तत्व न पाया जाता हो। अगर ऐसा है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिनमें कोई भी पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। ठीक, आगे इसमें हमने 3 पोषक तत्व, कितने, 3, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। अब इसमें आगे आता है विटामिन और खनिज लवण। विटामिन, खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। और इन सभी पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता होती है। तो इन सभी पोषक तत्वों की हमारे शरीर में आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसमें विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, या कभी आपने सोचा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या करता है, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये सबसे ज़्यादा किसमें, अन्न में यानी अनाज में पाया जाता
है। ठीक है, अगर आप अनाज नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर को कमजोरी महसूस होगी। ठीक है, तो क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, और जो वसा है, वसा से भी हमें ऊर्जा ही मिलती है। ठीक है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी तुलना में वसा की समान मात्रा से, यानी कि वसा की समान मात्रा से हमें ज़्यादा ही ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट, वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को क्या करते हैं, ऊर्जा देने वाला तत्व भी कहते हैं, यानी कि ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। किसे, कार्बोहाइड्रेट और वसा को। अगर कहा जाए कि ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा को। ठीक है, ये आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत, यानी कि कार्बोहाइड्रेट गेहूँ, चावल, बाजरा, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, ये इन सारी चीज़ों से क्या होता है, हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। नीचे यहाँ पर है, कुछ दिए गए हैं। ठीक है, क्या है, वसा, वसा के यहाँ पर दिए गए हैं कि वसा जो है, वसा के कुछ स्रोत, वसा के जो कुछ स्रोत हैं ये क्या हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप स्रोत से हमें ऑयल मिलता है, जैसे कि मूंगफली का तेल, ठीक है, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमें प्लांट से मिलता है, यानी पौधों से मिलता है। और जंतुओं से क्या मिलता है, मछली, मांस, संडा, ठीक है, दूध, मक्खन, घी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमें किससे प्राप्त होती हैं, किससे प्राप्त होती हैं, जंतुओं से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो जो वसा है, वसा हमें प्लांट और एनिमल दोनों से ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, यहाँ पर है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि प्रोटीन, जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमें किससे मिलता है, तो प्रोटीन आप सभी लोग जानते होंगे कि जो सोयाबीन है, सोयाबीन से हमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन और विटामिन, प्रोटीन प्राप्त होता है। विटामिन भी मिलता है, लेकिन प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, सोयाबीन से, किससे, सोयाबीन में। ठीक है, जो प्रोटीन है ये भी प्लांट और एनिमल दोनों से ही मिलता है। जैसे प्लांट में हो गया क्या, सीड्स, यानी कि बीज। ठीक, बीज का मतलब जो दालें हो गई। ठीक है, दालों से हमें क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है, वो कोई भी दालें हों। ठीक है, चाहे अरहर, मूंग, ठीक है, अरहर, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, मटर हो गया, चना हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, और जंतुओं में क्या हो गया, मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, इन सब से क्या हमें प्राप्त होता है, इन सब चीज़ों से भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक, आगे आते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन की आवश्यकता हमें क्यों होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर प्रोटीन हम अपने भोजन में नहीं लेंगे तो हो सकता है कि हम समय से पहले ही बूढ़े भी हो जाएं। ठीक है, और यहाँ तक कि हमारे शरीर वगैरह पर झुर्रियाँ भी पड़ जाएं, हमारा शरीर बिल्कुल बेकार सा लगने लगे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे शरीर की जो उम्र है वो भी, मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा शरीर केवल एक ही एज पर रुका रहे, फिर आगे वो ना ही बढ़े। और ये भी है कि स्वस्थ रहने के लिए, यानी कि हमारा शरीर जो है वो रोगी भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है। ठीक है, तो स्वस्थ रहने के लिए और हमारे शरीर को बढ़ने के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक, प्रोटीन युक्त भोजन को हम क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। कैसा भोजन कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, कि जो प्रोटीन है हमारे शरीर के लिए सबसे ही ज़्यादा फायदेमंद और सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, जो विटामिन होता है ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा को करता है। देखिए, प्रोटीन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब अगला आता है क्या, विटामिन। विटामिन जो होता है ये हमारे शरीर को रोगों, जो रोग होते हैं ना,
रोगों से लड़ने में या रोगाणुओं से लड़ने में हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, हमारे शरीर की रक्षा करता है ताकि वो रोगी ना बन सके। ठीक है, विटामिन जो होता है ये हमारी आँख, अस्थियों का मतलब हड्डी, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। कौन? विटामिन। ठीक, जो विटामिन होता है ये सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होता है, अन्य प्रकार का भी विटामिन होता है। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन जो होता है, विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी? अगर मालूम है तो सभी लोग कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि विटामिन की खोज किसने की थी और कब की थी। ठीक, जो विटामिन होता है ये कई प्रकार का होता है जिन्हें हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। इनमें कुछ को हम विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक, जो विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यानी कि जो विटामिन का एक समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें कई ढेर सारे विटामिनों का समूह होता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है, किसी एक विटामिन की नहीं। ठीक है, क्या होता है? हमारे शरीर को सभी विटामिन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर दिया गया है विटामिन ए, बी, सी के कुछ स्रोत। ठीक, विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। वहीं पर विटामिन सी हमारे शरीर को बहुत से रोगों से लड़ने में भी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, यानी कि जो विटामिन होते हैं, अलग अलग विटामिनों का अलग अलग वर्क होता है और इनके अलग अलग स्रोत भी हैं। देखते हैं यहाँ पर, देखिए विटामिन ए के कुछ स्रोत। विटामिन ए आम, पपीता, गाजर, यानी कि मूल रूप से किसमें? फल में पाए जाते हैं, फल में और सब्जियों में पाए जाते हैं। ठीक, वहीं पर विटामिन बी है। विटामिन बी के कुछ स्रोत। विटामिन बी गेहूँ, यकृत यानी लीवर, चावल यानी कि अनाज और लीवर, इन सब में पाया जाता है। क्या? विटामिन बी। ठीक, आगे यहाँ पर है विटामिन सी। विटामिन सी के कुछ स्रोत। जो विटामिन सी होता है ये आप सभी लोग जानते हो कि खट्टे पदार्थ या फिर खट्टे फलों में भी पाया जाता है। खट्टे फल में जैसे संतरा, टमाटर, मिर्च, नींबू, आंवला। ठीक है, जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, और वो भी प्रचुर मात्रा में। विटामिन डी के कुछ स्रोत। देखिए विटामिन डी जो है, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश। और इसमें अंडे, मछली, ठीक है, और दूध, मक्खन, ये सब भी हैं। ठीक, किसमें? विटामिन डी के स्रोत में। अच्छा, ये बताइए ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें सारे विटामिन मौजूद होते हैं? अगर ऐसा कोई पदार्थ है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें सारे विटामिन मौजूद होते हैं। ठीक, आगे यहाँ पर दिया गया है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक, अब ये सोच रही है कि हमारा शरीर इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग पहले गांव में रहते थे तो क्या होता था, सर्दियों में सब लोग बाहर निकल करके धूप सेंकते थे, वो चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। लेकिन अब आज के समय में है ना, लोगों को धूपों से जैसे डर लगने लगा है। अगर धूप निकल रही है तो धूप में लोग बाहर से अंदर हो जाएंगे कि कहीं धूप ना लग जाए, है ना। धूप लगेगा तो ये हमारे क्या नाम है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा फेस जो है काला हो जाए, या कैसा भी लोग की एक मानसिकता सी बनी हुई है। इसलिए लोग क्या होता है, धूपों में बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, है ना, वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ठीक, लेकिन क्या होता है, जो धूप होता है, धूप हमें विटामिन डी का, जो विटामिन डी है वो धूप से ही मिलता है, और ये सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन डी का, सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट। ठीक, चलिए आगे इसमें पढ़ते हैं। हमारा शरीर, यानी कि जो हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। देखिए विटामिन की तो आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। अच्छा, खनिज लवण क्या होते हैं या खनिज पदार्थ क्या होते हैं? शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की भी आवश्यकता होती
है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से स्रोत दिए गए हैं देखते हैं यहाँ पर। खनिज लवण या खनिज पदार्थ, ये देखिए खनिज लवण यहाँ पर, ठीक है। कुछ खनिज लवण के स्रोत दिए गए हैं। कौन कौन से स्रोत हैं देखिए। आयोडीन, अब खनिज लवण में जैसे कि आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, खनिज लवण या खनिज पदार्थ में आती हैं, ठीक। आयोडीन के कुछ स्रोत, आयोडीन की कमी से सभी लोग जानते हैं कि अगर आयोडीन हम प्रचुर मात्रा में नहीं लेंगे तो क्या होगा, आयोडीन से हमारे गले में जो है घेघा नामक रोग भी हो जाता है, ठीक। तो आयोडीन भी हमें लेना ही लेना चाहिए। इसीलिए सरकार ने आयोडीन युक्त नमक भी अब बनाना शुरू कर दिया है और दे भी रहा है, क्योंकि पहले लोग जो है खड़ा नमक जिससे गांव में मिलता था ना, लोग पहले पीस करके फिर वही यूज करते थे, तो क्या था उसमें आयोडीन नहीं पाया जाता था, क्योंकि वो वैसे ही नमक को समुद्र से बना करके ला करके वैसे ही बेचते थे, वैसे ही सभी लोग यूज करते थे। तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती थी, हर गांव में हर घरों में होती थी। लेकिन अब आज के समय में जब से आयोडीन युक्त नमक आ गया है, लगभग में बीमारी ख़त्म सी हो गई है, ठीक है। अभी भी है बट बहुत ही कम, ठीक। तो आयोडीन का अच्छा स्रोत क्या है इसमें, आयोडीन का अच्छा स्रोत आ जाता है पालक, अदरक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और मांस मछली अंडा, ये सब में तो सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ये सब भी खाना ही चाहिए, ठीक। आगे आता है फास्फोरस, फास्फोरस के स्रोत दूध, केला, ठीक है, यहाँ पर अनाज, ये सारी चीज़ें हो गई। आगे आता है लौ, लौ के कुछ तत्व यानी कि आयरन, आयरन के स्रोत, जो आयरन होता है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। यहाँ पर पालक बना भी है, पालक और फल, लीवर, इन सब में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ठीक। यहाँ पर कैल्शियम, कैल्शियम तो सबसे ज़्यादा दूध में और अंडे में पाया जाता है, ठीक है। तो इधर हमने देख लिया कि किसका क्या स्रोत है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं, जो आपने यहाँ पर प्रेक्षणों में लिखते समय इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनमें एक से अधिक भी पोषक पदार्थ हो सकते हैं। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। यानी कि हो सकता है कि कोई पदार्थ हो तो किसी में कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता हो, वसा और प्रोटीन कम पाया जाता हो, ठीक। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है, ठीक। इस आधार पर मैं कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है, यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किसमें, चावल में ही पाई जाती है, ठीक। आगे आता है, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। जो आहारी रेशे होती हैं उन्हें रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से ही होती है, जैसे कि रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्य पदार्थ हो गए, ठीक है। इसमें दाल भी हो गए, आलू, ताजे फल, सब्जियां, ये सब किस में आ गए, रुक्षांश में आ गए, ठीक है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में भी हमारे शरीर को मदद सहायता करते हैं। कि जो हम भोजन करते हैं तो कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो भोजन करने के बाद में भोजन यानी कि उसका पाचन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तो जिसका पाचन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, ये रुक्षांश क्या करता है, यानी कि आहारी रेशे क्या होती हैं, जब इसको हम भोजन करने के बाद में ऊपर से खाते हैं, ठीक है, उसके पश्चात में खाते हैं, तो क्या करता है, जो रुक्षांश होता है जिसे हम आहारी रेशा बोलते हैं, तो ये जो भोजन नहीं पचता है उसको फिर ये हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। जब जल जो होता है ये भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है, ठीक। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती हैं जिन्हें हम द्रव रूप में ले लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि,
ठीक है। समझता है जितना हमारे शरीर को जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त हो जाती हैं जिन्हें हम द्रव के रूप में ले लेते हैं, जैसे कि दूध दही हो गया, पानी हो गया, चाय वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम द्रव के रूप में लेते हैं, उससे उसकी पूर्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग अवश्य करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना पानी के जीवन संभव ही नहीं है, सभी जानते हैं। तो फिर भोजन भी बिना पानी के पक भी नहीं सकता है, ठीक है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत भी हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। ठीक, ये जो हम जल यानी कि पानी, दूध, दही, चाय ये पीते हैं, इससे तो हमारे शरीर को जल मिलता ही मिलता है, भोजन से मिलता ही मिलता है। क्या कोई अन्य स्रोत भी है जो कि हमारे शरीर को जल प्रदान करता है? चलिए आगे देखते हैं। एक इसमें कुछ क्रियाकलाप दिए गए, यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए बताया है कि एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्से में क्या करें, काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला, मसला जाता है तो ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है, लेकिन कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से ही हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम भी उसमें जल भी डाल देते हैं, जैसे कि फल हो गए, ठीक है, फल हो गए, सब्जियां हो गई। तो इन सबको जब हम काटते छीलते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ में कुछ पानी के जैसा लग जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो उसमें पानी मौजूद होता है, और जब हम उस फल या सब्जी को खाते हैं, ठीक है, तो उससे भी हमारे शरीर में जो जल की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। ठीक, इसमें दिया गया है संतुलित आहार, कि संतुलित आहार क्या होते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। अगर हम पूरे दिन में कुछ भी खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चाय, नाश्ता वगैरह कुछ भी करते हैं, तो वो सब क्या होता है, हमारा एक प्रकार का आहार होता है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वह सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ठीक, देखिए, पूरे दिन हम जो भी कुछ भी खाते हैं वो तो आहार होता ही होता है, लेकिन हमारे शरीर की अच्छे से वृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी हमारे आहार में उन सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा होनी ही चाहिए। ठीक है, कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक और ना ही आवश्यकता से कम, इससे क्या होगा, हमारा शरीर बीमार भी पड़ सकता है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। मैंने आपको बता ही दिया कि रुक्षांश क्या है, और जल की भी आवश्यकता होनी ही चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। ठीक, देखिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा संतुलित आहार के बारे में, ठीक है, कि संतुलित आहार क्या होता है और क्यों हमें ज़रूरत है, हमारे शरीर को क्यों ज़रूरत होती है। आगे चलिए इसमें पढ़ते हैं। क्या आप सोच रहे हैं, ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु या प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है या नहीं? ये आप लोग सोच ही रहे होंगे, है ना, कि जो आयु वर्ग जैसे जो बच्चा है, ठीक है, उसे किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो उससे वयस्क हैं वो, और जो बुजुर्ग हैं वो, ठीक है, ये अलग अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, या सिर्फ एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखिए, एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कर लीजिए, ठीक है, और इसमें जांच करें कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं या नहीं। तो इसके लिए आप खुद का टेस्ट करिए कि जो भी आप एक सप्ताह में खाते हैं उसका एक पूरी लिस्ट बनाइए, उसमें देखिए कि हमने क्या क्या खाया और किसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। जैसे कि दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज में मूंग, चना, मटर कोई भी हो गए, ठीक है। किण्वित भोजन यानी कि दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली, डोसा, ये सब हो गया।
आटे का मिश्रण मिस्सी रोटी, थेपला अनाज व दालों से बना, ठीक है। केला, पालक, सत्तू, गुड़ या फिर अन्य उपलब्ध सब्जियां और इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। देखिए इतने ढेर सारे भोज्य पदार्थ हैं, तो इन सब भोज्य पदार्थों में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में संतुलित आहार भी खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। सिर्फ उचित प्रकार का भोजन कर लेना ही पर्याप्त नहीं, इसे उचित तरीके से हमें पकाना भी चाहिए, ठीक है, ताकि इसके जो पोषक तत्व हैं वो भी नष्ट ना हो सकें। इसमें पहली लड़की जो सोच रही है कि ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है या नहीं, ठीक है। देखिए कोई भी जो भोजन या भोज्य पदार्थ होता है उसे सिर्फ खा लेना ही पर्याप्त नहीं होता, उसको किस प्रकार से पकाया जाए, ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कि उसमें जो भी पोषक तत्व हैं वो नष्ट ना होने पाएँ। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट भी हो जाते हैं, ये मालूम है क्या? जैसे कि हरी सब्जियां हैं, अगर हरी सब्जियों को आप पकाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पकाते समय अगर ज़्यादा पका दिया जाए तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि इसमें छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को हम धो करके काटते हैं, ठीक है, या काटने के बाद में धोते हैं, छिलका उतारने के काटने के बाद में धोते हैं, तो उसमें भी ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सब्जियों या फलों को धो करके तभी काटना चाहिए ताकि उसके पोषक तत्व विटामिन नष्ट ना होने पाएँ। चावल और दालों को बार बार ध्यान से धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं, ठीक है। अगर चावल हो गया, दाल हो गया, ठीक है, इन सबको हम बार बार धोएंगे तो क्या होगा, उसमें विटामिन और कुछ जो खनिज लवण होगा वो भी अलग हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है और इसे पचाने में आसानी भी होती है, हमारे शरीर को पाचन करने में भी बहुत ही आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की भी हानि हो जाती है, ठीक है। यदि जो पोषक तत्व है, ठीक है, उसको भोजन को सब ज़्यादा जल में हम पकाएंगे और फिर उस जल को निकाल कर हम फेंक देंगे तो क्या होगा, उसमें जो भी लाभदायक प्रोटीन और खनिज तत्व होंगे वो सब क्या होंगे, हानि पहुंचा जाएंगे, यानी कि वो सब नष्ट हो जाएंगे। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जिन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, अगर उसको हम पकाएंगे तो क्या होगा, वो विटामिन सारा नष्ट ही हो जाएगा। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें, ठीक है। ये भी तो उचित हो सकता है कि हम कच्ची सब्जियों को अपने आहार में प्रयोग करें। बोझो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि केवल अगर आप वसायुक्त पदार्थ ही खाएंगे तो हमारे शरीर का क्या हाल होगा, ठीक है। क्या आप सोचते हैं कि वो ठीक था? निसंदेह नहीं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा वसायुक्त पदार्थ खा लेंगे तो हमारा शरीर क्या होगा, बीमार हो जाएगा। अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण भी बनती है। अगर हम ज़्यादा वसायुक्त पदार्थ खाएंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर अत्यधिक मोटा हो जाएगा। अभावजन्य रोग देखते हैं, इसमें क्या होता है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है।
यदि ये कमी लंबी अवधि तक रहती है तो व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। देखिए, अगर हम सिर्फ एक ही भोजन बार बार करते रहेंगे, दूसरा भोजन नहीं लेंगे, दूसरा खाद्य पदार्थ नहीं खाएंगे, तो क्या होगा, उस दूसरे खाद्य पदार्थ की कमी हो जाएगी और इसका अभाव हो जाएगा। इसके अभाव से जो रोग उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, अभावजन्य रोग कहेंगे। ठीक है, एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है, और वह रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। जो काफ़ी लंबे समय तक, अरसे तक जो हम केवल एक ही खाद्य पदार्थ खाते रहें, 2 4 10 साल, ठीक है, केवल हम दाल चावल यही खाते रहें, बाद में हम कोई खाद्य पदार्थ ना खाएं, तो क्या होगा, हमारा शरीर कुपोषित हो जाएगा क्योंकि उसे पूर्ण आहार नहीं मिल पाएगा। ठीक, तो ऐसे रोग को क्या कहेंगे, अभावजन्य रोग कहेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, यानी कि उसका वृद्धि यानी कि उसका शरीर बढ़ेगा ही नहीं, रुक जाएगा। चेहरे पर सूजन आ जाएगा, बालों के रंग का उड़ना, यानी कि बाल के रंग अजीब तरीके से हो जाएंगे, त्वचा की अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाएंगी, पेचिस भी उसे हो जाएगा। ठीक है, तमाम प्रकार की बीमारियां आ जाएंगी, किसके कारण, प्रोटीन के कारण, अगर वो प्रोटीन नहीं लेगा तो। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक नहीं लिया गया, यानी अनुपस्थित रहा हो, तो उसकी वृद्धि पूर्ण रूप से रुक जाएगी, यानी अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा, और उतना दुबला हो जाएगा, ठीक है, कि वो फिर उसके बाद में चलने में भी असमर्थ होगा, बहुत ही दुर्बल और कमज़ोर हो जाएगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियां भी हो सकती हैं। इसमें कुछ सारणी नीचे भी बनाया गया है, अभी हम देखते हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से ही की जा सकती हैं। ठीक है, जितने भी अभावजन्य रोग होते हैं उनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, संतुलित आहार लेकर के ही कर सकते हैं। इस अध्याय में हमने स्वयं से जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित कराता है। ठीक, ये क्या होता है, हमारे शरीर में जो पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उसी की उपस्थिति को सुनिश्चित कराता है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, कुछ विटामिन के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर ये दिया गया है कि कौन से विटामिन के कारण कौन सा रोग होता है। ठीक, देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन और लौह तत्व, यानी कि लौह तत्व इसकी कमी से, यानी आयरन की कमी से। देखिए, जो विटामिन ए है, ठीक, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, छेड़ता दृष्टिहीन, जिससे हम लोग रतौंधी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रतौंधी भी बोलते हैं। ठीक है, ये रतौंधी यानी कि विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, और इसका जो है रासायनिक नाम हम आगे पढ़ेंगे। इसका रासायनिक नाम रेटिनाल होता है, आप ये भी लिख लीजिए। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनाल होता है। ठीक, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे यानी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाना, यानी कि कमज़ोर दृष्टि, यानी कि जो हमारी आँखें हैं, आँखों की जो दृष्टि है, जो नज़र है, वो क्या होती है, कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, दिखाई देना बंद हो जाता है। आगे इसमें है विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। ठीक, यहाँ पर दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी, जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये इसके लक्षण है। विटामिन डी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। ठीक है, अगर विटामिन डी की कमी होगी तो क्या होगा, बच्चे होंगे, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बच्चों में ही होता है, उनके शरीर की आकार जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, यानी कि उनकी हड्डियाँ इधर से उधर मुड़ जाती हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ और दंतछय यानी कि दांतें गिरने लगती हैं, अस्थियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर अस्थियाँ इसके लक्षण है, दंतछय यानी कि दांतें गिरना। आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग, यानी कि ग्वाइटर जिससे बोलते हैं, ठीक, ये नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है।
ठीक है। और बच्चों में मानसिक विकलांगता यानी कि जो बच्चे होते हैं वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। लौह तत्व यानी आयरन की कमी से आरक्तता का मतलब क्या होता है, एनीमिया, ठीक है। यानी कि एनीमिया नामक रोग हो जाता है और इससे बहुत ही कमज़ोरी हो जाती है। ये ज़्यादातर रोग फीमेल में हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे और भी ढेर सारे विटामिन्स हैं, उन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार रूप में, ठीक है। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रमुख शब्द दिया गया, चलिए यहाँ पर देखते हैं प्लस एफ। अच्छा, इसका क्या अर्थ है? यह FSSAI, FSSAI, अच्छा ये बताइए इसका क्या मतलब होता है? FSSAI इसका मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि FSSAI। ये क्या, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों को नियंत्रित करने वाली ये क्या है, संस्था है, ठीक है। जो कि दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। ये जो लोगो बना हुआ है ये किसका है? FSSAI का लोगो है। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध, नमक में प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। ये एक संस्था है जो कि ये काम करती है, ठीक है। कि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, कि जो हमारे भारत देश में जो खाद्य पदार्थ है उसकी कमी ना होने पाए, खाद्य सुरक्षा अच्छे से हो। अच्छा बताइए कि जो FSSAI है इसका मुख्यालय कहाँ है? हमारे भारत देश में, ठीक है। जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? हमारे भारत देश में ही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि ये क्या है और फिर इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पर सारांश कुछ बिंदु दिए गए हैं। हमारे भोजन में के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा है अभी। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होती है, ठीक है, ये भी हमने ऊपर पढ़ा। विटामिन हमारे शरीर को क्या करता है? रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। यानी कि संतुलित आहार, संतुलित भोजन यही होता है कि जो हमारे शरीर को आवश्यक होती है वो सभी पोषक तत्व, पोषक पदार्थ और पर्याप्त रुक्षांश और जल ये उचित मात्रा में मौजूद होता है, उपस्थित होता है। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग या विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है, इसे क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ठीक। आप सभी लोगों को अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, या हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक और कमेंट भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। ऐसे ही हम लोग डेली एक एक चैप्टर के बारे में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। पूरी NCERT का पैटर्न है, पूरी NCERT बुक है, ये हम अभी क्लास 6 से स्टार्ट करके 2 चैप्टर तक पहुंच गए हैं, ठीक है। ऐसे ही हम आगे डे बाय डे नया चैप्टर पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।